नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले कश्मीर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के बादीपोरा में आईईडी धमाका हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि टैक्सी स्टैंड के पास ये धमाका बताया जा रहा है, जिसमें 6 लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकियों ने धमाका किया है और इलाके में तब से ही घेराबंदी कर दी गई है। इस वक्त की जम्मू कश्मीर के पास से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर धमाका हुआ है, जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए हैं और इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन। अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना के काफिले को निशाना बनाने की योजना हो रही थी, जिसके बाद ये धमाका किया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे बांदीपोरा टैक्सी स्टैंड के पास बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए हैं। 6 लोग घायल हो गए हैं, आपको बता दें, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। 6 लोग घायल हैं और 2 की हालत गंभीर बनी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भी भर्ती करवा दिया गया है। आतंकवादियों ने किया है धमाका, ऐसी खबर सामने आई। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित केदारनाथ भ्रमण को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी ने मंदिर की सजावट और मूलभूत व्यवस्थाओं को समय वृद्ध पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम को पंडालों और केदारनाथ में 40 से ज्यादा अतिरिक्त टेंट लगाने को भी कहा गया है। जिलाधिकारी ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके केदारनाथ में पीएम मोदी ने प्रस्तावित कार्यक्रम पर चर्चा भी की है। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को केदारनाथ में विशिष्ट और अति विशिष्ट अतिथियों को भी भ्रमण को ध्यान में रखते हुए धाम में सुरक्षा और स्वास्थ्य सचार सहित अन्य व्यवस्थाओं को समेत पूरा करने को भी कहा है। दीपावली और कपाट बंद होने के लिए केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन देवस्थानम बोर्ड द्वारा जरूरी तैयारियां भी कर ली रही हैं और इसके साथ ही मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से भी सराबोर करने के साथ ही 10 कुंटल से ज्यादा फूलों से सजाया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर मंदिर के चारों तरफ ही घी के दिए जलाने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंदिर परिसर के मध्य में भव्य रंगोली भी बनाई जाएगी। मंदिर को रंग बिरंगे झालर से भी सजाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री केदारनाथ भ्रमण के दौरान ही दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी लोकार्पण भी करेंगे। इसके लिए डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को संबंधित विभागों से समय वृद्ध तैयारी करने को लिए भी कह दिया है। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रमों को सफल आयोजन के लिए विभागों के बीच आपसी समन्वय की बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके लिए कंट्रोल रूम से भी पुलिस ने साथ निरंतर संवाद पर जोर दिया गया है। समीर वानखेड़े पर उगाही के आरोप के कारण से ही उठे विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर सीधा निशाना साध दिया है। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नया आरोप लगाते हुए उन पर जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगा दिया है। इसी मामले में मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्विटर पर उन्होंने एक सर्टिफिकेट ट्वीट किया है, जिसे वानखेड़े का असली बर्थ सर्टिफिकेट बताया जा रहा है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को नवाब मलिक के कई आरोप लगाए गए हैं और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि कौन से वो आरोप लगे हैं। पहला आरोप बता दें कि नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि हमने किसी परिवार को बदनाम नहीं किया है। मैं धर्म के आधार पर किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैंने जो बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया है वो असली है। उन्होंने कहा वानखेड़े ने किसी दलित भाई का हक छीना है, हम उस दलित भाई को उसका अधिकार दिलाकर रहेंगे। जो दूसरा आरोप लगाया है वो भी हम आपको बताते हैं। दूसरा आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े का असली बर्थ सर्टिफिकेट साझा करते हुए ये भी कहा है कि हमारी लड़ाई एनसीबी जैसे संस्था से नहीं है। पिछले कई सालों से एनसीबी देश में ड्रग सप्लाई को रोकने के लिए कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी में जगह हासिल की है। वहीं तीसरा आरोप नवाब मलिक ने यह लगाया है कि हम पर किसी ने निजी जीवन में घुसने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को भले ही हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। और चौथा आरोप भी उन्होंने कहा है कि मलिक वानखेड़े
के ऊपर किसी दलित का हक का छीनने का आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि फर्जी दस्तावेज बनाकर कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के कोटे में जाकर नौकरी हासिल करता है तो किसी गरीब का हक मारा जाता है। इस हक की लड़ाई को हम आगे लेकर जाएंगे और उस दलित भाई को उसका हक वापस दिलाएंगे। और 5वें आरोप में उन्होंने कहा है कि मुंबई में किसी भी व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सर्च किया जा सकता है और समीर मानखेड़े की बहन यास्मीन का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन समीर मानखेड़े का नहीं है। हमने बहुत सर्च किया लेकिन हम सर्टिफिकेट नहीं हासिल कर पाए। मलिक ने यह भी कहा कि मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि एनसीबी में वसूली हुई है, मालदीव में भी वसूली हुई है, बड़ी यात्रा में भी पैसे बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सारे दलित संगठन मुझसे बात कर रहे हैं और इस सर्टिफिकेट को लेकर सभी लोग इस कमेटी के सामने ही अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और दलित का हिस्सा छीनकर फर्जीवाड़ा करने, सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में जांच की मांग भी करेंगे। इस सर्टिफिकेट के आधार पर जो भी फायदा किया गया है उसे विड्रॉ किया जाएगा और इस कानून में ये 2 और 7 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस केस मिलने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार ने जीका वायरस के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी भी कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रविवार में आपको बता दें कि जीका वायरस का पहला मामला सामने आया था। जिसके बाद से ही एडवाइजरी जारी की गई थी। जीका का ये पहला मामला एयरफोर्स अधिकारी से मिला है, जिसके बाद इस रोगी के सेवन एयरफोर्स अस्पताल के आईसीयू में ही फर्जी करवाया था, जहां उनके परिजनों को भी रोगी से मिलने की इजाजत नहीं है। और इसके साथ ही एयरफोर्स कर्मी के निवास स्थान के जकारिया कंपाउंडर के पास भी किलोमीटर के क्षेत्र में जोन बना दिया गया है, क्योंकि जीका वायरस जिस मच्छर से फैलता है वो 400 मीटर तक ही रेंज में असर डालता है। इसलिए पूरे ही 1 किलोमीटर के इलाके में दवा का छिड़काव किया जा रहा है ताकि इसके प्रसार को रोका जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महानिदेशक डॉक्टर वेद वर्त सिंह ने भी एक अधिकारी को आदेश दिया है। उनके मुताबिक सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संदिग्ध मामलों पर नजर रखने के लिए कहा गया है, जबकि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की लैब को भी परीक्षण करने के लिए लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आदेशों के बाद से ही जीका मामलों से निपटने के लिए सामान्य तैयारी के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश के बाद से ही जीका वायरस के मामलों से निपटने के लिए सामान्य तैयारियों के निर्देश दिए गए। आपको ये भी बता दें कि इसमें लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरल और लेकिन प्रभावी निवारण उपायों को अपनाने की अपील भी की जा रही है। अमेरिका के इडाहो के शॉपिंग मॉल में ही एक मंगलवार को फायरिंग हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। वहीं 4 लोग जख्मी भी हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मॉल में एक संदिग्ध शख्स ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कहा कि इडाहो के बॉयज में एक मॉल में ही गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक बॉयज पुलिस अधिकारी के सहित 4 अन्य घायल भी हो गए हैं। बॉयज के पुलिस प्रमुख रायन ली ने संवाददाताओं से कहा है कि पुलिस पीड़ितों के परिवारों को सूचित करने के लिए काम कर रही है। पुलिस प्रमुख ली ने यह भी जानकारी दी है कि फिलहाल हमें फायरिंग के लिए पीछे जो भी कारण होगा उसका पता नहीं चला है। उन्होंने बताया कि इस मामले में FBI और ATF दोनों ही जांच में जुटे हुए हैं। वहीं गोलीबारी के बाद प्रशासन ने मॉल की ओर जाने वाले रास्ते को बंद भी कर दिया है। पुलिस ने कहा कि अधिकारी मॉल में प्रत्येक शॉप को खाली करवा रहे हैं। ली ने यह भी जानकारी दी है कि लोगों को कहा जा रहा है कि पुलिस घटना के बारे में जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराएगी। वहीं बॉयज के मेयर लोरेन ने भी पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और मॉल में उन लोगों को धन्यवाद किया है जो शॉपिंग में कर रहे थे और अंदर सहायता के लिए आए हुए थे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या दौरे पर हैं। केजरीवाल ने आज सुबह हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। दर्शन के बाद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश के सभी लोगों को अयोध्या में रामलला से मुफ्त दर्शन मिलेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने ये साफ तौर पे कहा कि आज मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं चाहता हूं कि हर भारतवासी को ये सौभाग्य मिले। केजरीवाल ने कहा कि हम दो काम करने वाले हैं। पहला, हम दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चला रहे हैं। इसके तहत लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। कल सुबह दिल्ली कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई है और बैठक में हम अयोध्या को भी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शामिल करेंगे। अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि के भी मुफ्त दर्शन करेंगे। वहीं अगर यूपी में हमारी सरकार बनी तो हम भी प्रदेशवासियों को अयोध्या में रामलला के मुफ्त दर्शन करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज अयोध्या आने का सौभाग्य मिला है और इस अवसर पर मैं सभी देवताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि देश को महामारी से मुक्ति मिले। और केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं हमेशा मानता हूं कि हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे देश को अभी तक बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए था, दुनिया का नंबर 1 देश बनना चाहिए था, लेकिन आज हमारे देश के अंदर गरीबी है, आज हमारे देश के अंदर अशिक्षा है, तरह तरह की बीमारियां हैं, कई कई समस्याएं हैं। और मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि मेरा भारत साल जल्दी ही दुनिया का नंबर 1 देश बने और हम 130 करोड़ भारतवासी मिलकर इसको संभव कर सकते हैं। फिल्म निर्माताओं का मनोरंजन के नाम पर सनातन धर्मावलंबियों को भावनाओं की आहत करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सोमवार को कहा कि भारत भक्ति अखाड़ा फिल्म और वेब सीरीज के बनने से पहले ही उसकी स्क्रिप्ट और कंटेंट देखने के लिए एक अलग विभाग बनाएगा। तो वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि वो भोपाल में रविवार शाम को हुई घटना का मीडिया से प्रतिक्रिया दे रही थी और जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज आश्रम 3 के सेट पर तोड़फोड़ की है और हिंदुओं को गलत तरीके से चित्रित करने का भी आरोप लगाते हुए सीरीज के निर्माता निर्देश प्रकाश झा पर स्याही फेंक दी है। पुलिस ने हंगामे को लेकर रविवार को देर रात 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने रविवार की घटना को आगामी उपचुनाव से जोड़ने के बारे में भी एक सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने ये जानकारी सामने रखी। सच तो ये है कि ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम वो सीरीज देखें और इन पर कार्रवाई करें। दूसरी बात है कि देश में रहना है तो सनातन धर्म के साथ ही खिलवाड़ नहीं करना चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी मत और पंथ अपनी मर्यादा में है, सब रहें, धर्म अपनी मर्यादा में रहता है और हम अगर धर्म के विरुद्ध हैं तो धर्म एक ही है। सनातन धर्म के विरुद्ध अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो वो अस्वीकार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम साधु संत पिक्चर नहीं देखते हैं और अब हम एक विभाग बनाना पड़ेगा। भारत भक्ति अखाड़ा एक विभाग बनाएगा। कोई पिक्चर रिलीज होने से पहले वहां देखी जाएगी। विभाग सिनेमा बनने से पहले ही उसकी पटकथा पढ़ी जाएगी और दिक्कत होने पर सिनेमा बनने ही नहीं दिया जाएगा। भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद ठाकुर ने यह भी कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है। और इससे पहले संतों के एक समूह ने भोपाल में वेब सीरीज आश्रम के सेट पर तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने की मांग करते हुए बीजेपी सांसद ठाकुर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को आगरा में अरुण नारवार के परिवार से मुलाकात की है और उनके परिवार को 40 लाख रुपए मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। गौरतलब है कि अरुण की 19 अक्टूबर को आगरा में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। पुलिस ने जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी के सिलसिले में अरुण को हिरासत में लिया था। नारवार परिवार से मिलने के बाद टिकैत ने पत्रकारों से कहा, राज्य सरकार मुआवजा देने में भेदभाव कर रही है। उसने लखीमपुर खीरी और कानपुर में 40-45 लाख रुपए की सहायता दी है, लेकिन आगरा में सरकार ने महज 10 लाख रुपए का मुआवजा ही दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार को
अरुण के परिवार को भी 40 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने नारवार परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और अरुण की मौत के न्यायिक जांच के लिए भी मांग की है। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी नेता और नीत जो सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि टिकैत ने कहा साफ तौर पे कि मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट ना दें। संयुक्त किसान मोर्चा राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हम ना तो कोई उम्मीदवार उतारेंगे और ना ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन समस्या सुलझने तक जारी ही रहेगा। इसे लेकर हम केंद्र सरकार से बातचीत करने को भी तैयार हैं। आतंक के पहनाहागार तालिबान का शासन जब अफगानिस्तान और कायम हुआ तो ये माना जा रहा था कि भारत तालिबान का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तस्वीरें कुछ बदली सी हैं और तालिबान के प्रति भारत का रवैया थोड़ा नरम पड़ता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान को लेकर भारत अपनी नीति में बदलाव के स्पष्ट संकेत देना शुरू कर चुका है। पहले दोहा में भारतीय राजदूत की तालिबान प्रतिनिधि से मुलाकात और अब मॉस्को में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव की तालिबान प्रतिनिधियों के साथ बैठक। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता की बात भी स्वीकार कर ली। साथ ही आर्थिक और कूटनीतिक संबंध बेहतर करने पर भी जोर दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत तालिबान से एंगेज न करने की नीति पर चलता आया था, लेकिन जानकारों का कहना है कि सामरिक दृष्टि से भारत की नीति में बदलाव आवश्यक है। नीति में बदलाव के संकेत उस समय से आने शुरू हुए जब कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के प्रतिनिधियों से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि भारत ने खुले तौर पर बैकडोर चैनल से तालिबान के साथ बातचीत करने की बात कभी स्वीकार नहीं की, लेकिन 31 अगस्त को दोहा में भारत के राजदूत से तालिबान के शीर्ष नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनिकजई की मुलाकात हुई। तालिबान के नेता खुद भारतीय दूतावास गए थे और इस दौरान भारत के राजदूत दीपक मित्तल से उनकी लंबी बातचीत हुई। स्टेनिकजई ने दोहा में स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख भी वो रह चुके हैं और तालिबान के साथ भारत की ये पहली औपचारिक बातचीत थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत के बारे में जो बयान दिया उसमें कहा गया कि ये बैठक तालिबान के अनुरोध पर हुई थी, जिसमें मूलतः अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वहां रह रहे अल्पसंख्यकों को भारत आने की अनुमति पर बात की गई। भारत ने तालिबान के शीर्ष नेता के साथ सामरिक मुद्दे को भी उठाया, जिसमें आश्वासन भी मिला कि तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। तालिबान के साथ दूसरी औपचारिक बैठक 21 अक्टूबर को हुई, जब मॉस्को में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में भारत का एक प्रतिनिधिमंडल तालिबान के प्रतिनिधियों से मिला था। तालिबान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उनके उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी कर रहे थे। ये प्रतिनिधिमंडल रूस के निमंत्रण पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर आयोजित मॉस्को फॉर्मेट सम्मेलन में शामिल होने गया था और इस सम्मेलन के साथ ही भारत और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से अफगानिस्तान की समाचार एजेंसी टोलो का कहना कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखने पर विचार किया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने की बात पर भी जोर दिया गया। सम्मेलन के समापन के दौरान इसमें शामिल भारत सहित 10 देशों ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने के साझा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। अगस्त की 15 तारीख यानी वो दिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण कर लिया था, तब से लेकर 21 अक्टूबर तक अफगानिस्तान को लेकर भारत की नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले भारत कह रहा था कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देगा और विश्व समुदाय से भी अपील की थी कि तालिबान के शासन को मान्यता देने में कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। भारत के तब के रुख और अब के रुख में बड़ा बदलाव है।
इतना ही नहीं बल्कि भारत ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर 4 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। इन देशों में चीन, रूस और पाकिस्तान भी शामिल है। इस प्रस्तावित बैठक की कोई तारीख पक्की नहीं की गई, लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ये 10 या 11 नवंबर को दिल्ली में आयोजित हो सकते हैं और इन सभी देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसमें खुद मौजूद रहेंगे। सूत्रों का ये भी कहना है कि इस सम्मेलन के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ को भी औपचारिक रूप से न्योता भेजा गया। अफगानिस्तान को लेकर भारत की कभी कोई एक नीति नहीं रही है, क्योंकि भारत ने अमेरिका और नेटो की फौज पर सुरक्षा और सामरिक मुद्दों को छोड़ दिया था और अपना पूरा फोकस अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण तक ही रखा। चाहे वो छात्रवृत्ति देने की बात हो, नई संसद और डैम का निर्माण हो या फिर बिजली और सड़क की योजनाएं हो, भारत ने सिर्फ इसी हद तक अपना दायरा सीमित रखा और भारी निवेश भी किया। लेकिन सामरिक मामलों में विशेषज्ञों को लगता है कि अफगानिस्तान के मामले में भारत बहुत दिनों तक मैदान से बाहर बैठकर सब कुछ नहीं देखता रह सकता। वो भी ये मानते हैं कि तालिबान अपना शासन नियम से चलाए, कहते रहने से, उसका इंतजार करते रहने से भारत को कुछ हासिल भी नहीं हो सकता। तालिबान के असली चेहरे से सब परिचित है, जो अभी तक एक घोषित चरमपंथी गुट है। उनके अनुसार चरमपंथ और रूढ़िवाद सभी बड़ी समस्याएं बने रहेंगे, क्योंकि वो सोच कहीं से खत्म नहीं होने वाली। तालिबान की सत्ता पर दखल से जिहादी सोच और भी विकसित होगी, जिसके दुष्परिणाम पूरी दुनिया ने पहले ही देख लिए हैं। लेकिन अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव और हस्तक्षेप की वजह से सामरिक मामलों के विशेषज्ञ अब मानने लगे हैं कि भारत को भी अपनी अफगानिस्तान नीति की समीक्षा कर उस पर पुनः विचार करना चाहिए। शायद यही वजह है कि तालिबान से दशकों तक दूरी बनाए रखने के बाद अब भारत भी आगे कदम बढ़ा रहा है। चाहे दोहा के दूतावास में तालिबान के प्रतिनिधि से राजदूत दीपक इत्तल की मुलाकात हो या फिर मॉस्को फॉर्मेट सम्मेलन के इधर भारत और तालिबान के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई मुलाकात हो, अफगानिस्तान को लेकर भारत के रुख में बदलाव या फिर नीति में बदलाव स्पष्ट रूप से झलकता है। अगले महीने 4 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दिल्ली में प्रस्तावित बैठक को भी राजनयिक हलकों में बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।